हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो को हम कवर करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। नाउ सी व्हाट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या होता है? देखो, मैंने आपको पढ़ाया था जब हमारा लेक्चर नंबर 1 था कि हमारे पास इन टोटल दे आर 118 एलिमेंट्स, राइट। हमारे पास लोग 118 एलिमेंट्स, लेकिन ये मेटल्स में मिलते कहाँ से? किससे? नेचर से मिलते हैं। तो नेचर में हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसी से हमें कई सारे अपने मेटल्स मिल जाते हैं। इवन जो हमारा सी बॉर्डर है, समुद्र का पानी है, उसके अंदर भी कई सारे सॉल्ट है, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, की सारे भी हमें कहाँ मिलते हैं? आपके मतलब तुझे नेचर से ही मिल रहा है। तो आप क्या देखोगे कि आपको कहीं जगह पे प्योर एक एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन कहीं पे वो कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहा है। जैसे कि आपने क्या देखा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड के फॉर्म में NaCl, राइट। तो कहीं कहीं पे आपको एलिमेंट्स के फॉर्म में, कई कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और नेचुरली मिलते हैं। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो बेसिकली सारी चीजें क्या है आपकी? मिनरल्स हैं। वो एलिमेंट और कंपाउंड जो आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली मिल रहे हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन कई जगह आप क्या देखोगे, इन मिनरल्स के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज बहुत हाई होता है। मतलब आप उस मिनरल से एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो। और जब ऐसा कर सकते हो तो हम उस मिनरल को क्या बोलते हैं? ओर कहते हैं। दोनों चीज सेम है, बस मिनरल्स क्या है? वो एलिमेंट और कंपाउंड जिसे हम नेचर से निकालते हैं, नेचर से हम लेते, नेचर के अर्थ से हम लेते हैं, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन इस मिनरल के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल हो सकता है जो बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में हो, तो मिनरल हमारा क्या कहलाने लगता है? ओर्स कहलाने लगता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी अब हमने कहा ना कि उसमें से निकालना। तो जो एक्सट्रैक्शन करना होता है वो हम कैसे करते हैं, तो आज हम सीखेंगे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। कुछ कुछ मेटल्स जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, किसमें? फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट करने का मतलब अपने प्योर में, जैसे गोल्ड कहूँ तो वो गोल्ड फॉर्म में मिलेगा, वो किसी और एलिमेंट से रिएक्ट होकर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप इससे पहले लेक्चर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, याद है आपको? जिसमें देखा पोटेशियम सबसे हाईएस्ट होता है रिएक्टिव सीरीज में, और लोएस्ट आपको गोल्ड एंड सिल्वर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पोटेशियम है वो हर चीज से रिएक्ट कर जाता है, ऑलमोस्ट वाटर से, आपका ऑक्सीजन से, सबसे। लेकिन ये गोल्ड और सिल्वर बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, जल्दी किसी रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसे मेटल्स आपके आसपास में जो बहुत ही कम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो आपको हमेशा किससे मिलेंगे? फ्री स्टेट में मिलेंगे। यानी वो इधर उधर से किसी जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये कुछ कुछ आपको कंपाउंड्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स मतलब जब वो किससे रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बना लेंगे? एक अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का मतलब अपना एक कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं वो क्या बना लेते हैं? अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं। और जनरली ऐसे काम कौन करते हैं? जो आपके मिडल और हाई रिएक्टिव सीरीज में मिडल में होते हैं या फिर टॉप पर होते हैं, ओके। जो मेटल्स आपके एक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम में है, वो क्या आपके लीस्ट रिएक्टिव नहीं आ समझे? लेट मी शो यू दैट चार्ट। ये वो चार्ट था, सी। अब आपको याद आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या देख लो, मोस्ट रिएक्टिव आपके ये सारे हैं। रिएक्टिविटी कम होते होते लीस्ट रिएक्टिव आपके ये रहे, गोल्ड सिल्वर सारी चीज आपकी लीस्ट रिएक्टिव है। अंडरस्टूड? तो ये जो आपके ऊपर के मेटल से टॉप पर, वो सारे क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। तो कभी ना कभी ऑक्सीजन से, सल्फर से, जो हमारे प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे। लीस्ट रिएक्टिव है, वो जैसे रिएक्ट करेंगे नहीं, वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। चलिए अब मूव करते हैं, ये देखो, ठीक है। सो ये वो बताया है इन्होंने, ये सारे वो इन्होंने लिए हैं सारे सारे एलिमेंट्स। और ये देखो, ये आपके आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपके एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर है। मतलब ये बहुत ही हाई रिएक्टिव है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर है और क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनको हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, मतलब उन्हें किस मेथड से हम निकालते हैं उनमें से मेटल? वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये वाले आपके मिडल में आते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। इन्हें हम कार्बन की मदद से क्या करते हैं? इनसे मेटल निकाल रिडक्शन करते हैं यूजिंग कार्बन। और AgAu ये आपको ऑलमोस्ट नेटिव स्टेट में मिल जाता है। तो आपके यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपको गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और कॉपर ये आपको हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हुए दिखाई देंगे जनरली। बिकॉज क्यों मिलते हैं ऐसे? क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कॉपर और सिल्वर आपको कभी कभी थोड़े से किसमें, उनके सल्फाइड या ऑक्साइड में आपको मिल जाएगी। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपने सल्फाइड या ऑक्साइड बना लेंगे। मेटल्स जो आपके एक्टिव सीरीज एकदम टॉप पर आते हैं, ये सारे ये इतने रिएक्टिव होते हैं, ये कभी आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं। ये ऑब्वियसली किसी से रिएक्ट करके उन्होंने अपना कंपाउंड बना लिया होगा।
जो मिडल में आते हैं आपको ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये आपको जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। और कुछ-कुछ जो आपके मेटल्स के ओर्स होते हैं वो आपको क्या मिलेंगे? ऑक्साइड्स फॉर्म, मतलब मोस्टली बता रहा है कि आपको किसमें मिलेंगे? ऑक्साइड, क्यों ऑक्साइड फॉर्म से मिलते हैं आपको जनरली? बिकॉज़ बेटा आप सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको जनरली ऑलमोस्ट सभी रिएक्टिव मेटल्स के जो ओ ओर्स मिलेंगे वो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे। बिकॉज़ ऑक्सीजन वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। तो इस रिएक्टिव बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपके मेटल्स को हमने 3 बेसिस पे डिवाइड किया है। कुछ ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, कुछ ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मीडियम और फिर हाई, ओके? और अलग-अलग टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करके उनकी ओर से हम इन मेटल्स को निकालेंगे। सो फर्स्ट सी दिस चार्ट। 1 मिनट, वो वाला आया था आपके पास? हाँ, ओके डन। सी, जो मेटल्स आपकी हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, आप उन ओर में से मेटल को कैसे निकाल सकते हो? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन। उस ओर को जब मेल्ट कर दो और फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करते ही हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल्स जो आपके मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, जो तुमने बीच में पढ़े थे वो सारे, इनके आपको जनरली और कार्बोनेट ओर मिलते हैं या फिर सल्फाइड ओर मिलते हैं। अगर कार्बोनेट ओर है तो किस मेथड से आप उस ओर में से मेटल निकालोगे? बाय द मेथड ऑफ कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस है जो हम इस पे अप्लाई करते हैं। क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये याद करो। और सल्फाइड ओर है, उसको हम बाय बाय द मेथड ऑफ रोस्टिंग करते हैं। जब आप कैल्सिनेशन करोगे, उसका रोस्टिंग करोगे, तो वो एकदम से मेटल नहीं हो जाएंगे। अपने कार्बोनेट से वो ऑक्साइड फॉर्म में जाएंगे। देखो, ऑक्साइड मेटल, सल्फाइड से ऑक्साइड में आ गए रोस्टिंग करके, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में आ गए। फिर जब वो ऑक्साइड में आ गए, ये किसमें बदल जाएंगे? अपने मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। रिडक्शन टू मेटल हम इसका करेंगे। उसके बाद हम इसे प्योरीफाई कर देंगे। जो आपके लो रिएक्टिविटी के होते हैं वो थोड़े बहुत आपको सल्फाइड और मिल जाते हैं, जो कि हम रोस्टिंग करके हम उसको मेटल निकाल सकते हैं और फिर उसको हम क्या कर देंगे? उसे रिफाइन कर देंगे। रिफाइन कहने का मतलब क्या होता है? रिफाइन कहने का मतलब ये होता है कि आपका ये जो मेटल है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, तो गंदगी तो इसके ऊपर होगी ना। तो पहले तो हम ओर में से पहले मेटल निकालते हैं, फिर उसमें से गंदगी हटाते हैं विद द मेथड ऑफ रिफाइनिंग। ओके, नाउ ये देखो, इनरिचमेंट्स ऑफ ओर। आपके जो ओर्स जो आपके अर्थ से मिलते हैं वो यूजुअली उनके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सॉइल सैंड, ये सारे क्या होते हैं इसके ऊपर लगे होते हैं। क्योंकि ऑयल सॉइल सैंड सब लगे होते हैं बहुत ज्यादा। ये सबको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। तो मतलब ओर्स के ऊपर सॉइल सैंड ये सब चीजें लगी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज है हमें इस ओर से निकालनी होगी प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है? तो जो इन इम्प्योरिटीज को हम मेटल से एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? तो साफ करते हैं, ठीक है? और हमने पढ़कर आए हैं क्लास 9th में और भी पहले क्लासेस है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है? हम इनका इस्तेमाल क्यों करते थे? हम इनका इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि हम उसमें से मेटल्स को निकाल सकें, मतलब उसमें से गंदगी को साफ कर सके। उसके बाद हम इसमें से मेटल निकालेंगे। ओके, तो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल है जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल ठीक है। अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है? जो आपकी एक्टिविटी सीरीज सबसे लो पर आती है, उनको कैसे हम निकालेंगे? जो मेटल्स आपके एक्टिविटी सबसे नीचे है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, आप इसे कैसे कर सकते हो? आपको क्या मिलेगा? जनरली आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा। आप उसे हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसे आप करोगे तो ये सल्फाइड आपको किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और गैस मिलेगी SO2। अब ये आपका ऑक्साइड जो है उसको आप दोबारा हीट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? प्योर मेटल आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो मेटल्स आपकी एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, हम पहले क्या करेंगे? उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर करेंगे, उसके बाद वो अपने ऑक्साइड हो जाएंगे, फिर दोबारा और हीट करेंगे, ऑक्साइड को मेटल में आ जाएंगे। सिमिलरली आपका कॉपर है जो कि आपका Cu2S मतलब सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है नीचे में, उसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस से तो आपका ऑक्साइड बनेगा। फिर इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? और हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन दी मिडल, जो मिडल में आते हैं आपके सीरीज में, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, ये थोड़े मॉडरेटिव रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ दो फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड फॉर्म में या आपके कार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है? तो सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से एक मेटल को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? उस सल्फाइड और
कार्बोनेट फॉर्म को पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखें, Therefore, prior to reduction, जो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं मेटाऑक्साइड में हम चेंज करते हैं। आपके जो सल्फाइड ओर्स है हम उन्हें ऑक्साइड में कैसे करते हैं? बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब जब उसका सल्फाइड होगा ना, जैसे ZnS, आप उसे सल्फाइड ओर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन कैसे आपको एक्सेस में चाहिए, उसके साथ आपको हीट करेंगे तो आपको ऑक्साइड में हो जाएगा और गैस फ्रीज होगी। और जब भी आप हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उस मेथड को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, और अगर यही आपका एक कार्बोनेट का और है तो आप उसको भी क्या करोगे, उसका चेंज करोगे ऑक्साइड के फॉर्म में। लेकिन जब हम कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हम उसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। ठीक है, हम उसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं, तब जाके उसका ऑक्साइड बनता है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। रिमेंबर, सल्फाइड बाय द मेथड ऑफ रोस्टिंग एंड कार्बोनेट बाय द मेथड ऑफ कैल्सिनेशन। आपके सल्फाइड के अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है और रोस्टिंग मेथड में, और कैल्सिनेशन के टाइम पे आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब आपके मेटल ऑक्साइड में बदल जाएंगे फिर हम इसको दोबारा मेटल से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? बाय विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और एक रिड्यूसिंग एजेंट का कार्बन। हम क्या करेंगे, उस ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे बेसिकली, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, आपका प्योर मेटल आ जाएगा, एंड देन एक गैस जिनके से निकल जाएगी। तो दिस इज द वे, जिस तरीके से आप जो मिडल ऑफ द एक्टिव सीरीज में मेटल्स आते हैं आप उनको क्या कर सकते हो, उसमें से मेटल निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? डिसाइड यूजिंग कार्बन कोक्स विद मेटल सर्टेन मेटल, कुछ हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि बहुत हाई रिएक्शन जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। अगर हम यहाँ पर ये भी डाल देना तो भी जैसे कार्बन की जगह अगर हम ये सब भी डाल दें तब भी क्या होगा, आपका ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, हम इनको भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली आपको बताया था, बिकॉज दे आर इन लो रिएक्टिविटी और वो आपकी कहते हैं हाई रिएक्टिविटी होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि देखो MnO2 है आपका, ये एल्यूमिनियम आपका हाई होता है, ये आपका Al2O3। अंडरस्टूड? लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी बहुत ही एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। इतनी हीट रिलीज होती है कि आपको मेटल का एकदम मेल्ट हो जाता है, एकदम मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। अंडरस्टूड? इनफैक्ट ये जो इस्तेमाल हम करते हैं, रिएक्शन होता है फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3, जब आप इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हो, ठीक है, इतनी हीट निकलती है, इतनी ज़्यादा कि मेल्ट हो जाता है, और फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक्स को और जो मशीन पार्ट्स ट्रैक हो जाते हैं उनको जोड़ने के लिए, और इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट चीज, और जो आपके टॉप में होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनको हम कैसे करते हैं? तो मेटल्स जो आपके रिएक्टिव सीरीज में एकदम टॉप पर है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। इन्हें आप उनके कंपाउंड से, मतलब सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल करके निकाल दिया जैसे मैंने पहले किया, या फिर हीट करके किया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम इनको हम कैसे अलग करते हैं? विद द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से हम क्या करते हैं, इनको हम इनको अलग करते हैं। नाउ सी हियर द क्लिक, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, कार्बन इन सबको रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, इनको कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन मेटल्स के अंदर ऑक्सीजन की चाह ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है, मतलब इनको ऑक्साइड नहीं, हम कार्बन से क्या है, आप सोचोगे कि मैं कार्बन से करा देता हूँ तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको दे देगा, और खुद मतलब कार्बन को दे देगा, और खुद नहीं, इनके अंदर ज्यादा चाह होती है जिसकी ऑक्सीजन भी होती है, इसको कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, तो इस कारण कार्बन के साथ आप नहीं कर सकते। तो हम ये इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग करते हैं, इसके अंदर जैसे सपोज टू NaCl है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, एनोड आपका किसमें का पॉजिटिव, कैथोड आपका किसमें का नेगेटिव, ठीक है। NaCl है, NaCl को जैसे अपने एक्वस में पानी डाला तो किसमें लेके जाएगा, Na+Cl- में, तो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, Na++ से इकट्ठा हो जाएंगे, Cl- क्या जाएगा, ओ सॉरी, Na+- वाले के पास जाएगा, तो Na+ वाले दो सकता जाएगा, Cl- वाले दो सकता जाएगा, तो प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ, ठीक है, अलग अलग हो गए, आपने इसे क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपके टॉप में आते हैं, उनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करते हैं। फिर नाउ अब आता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को आप कैसे रिफाइन करेंगे? देखो, ये अलग अलग मेथड से हमने किसी तरीके से मेटल लेकर, ये प्योर नहीं होते, साफ नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसे हमें हटाना होता है,
तब जाके हमें क्या मिलता है, पूरा प्योर मेटल मिलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट निकालने में बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, या तो कैथोड है या आपका एनोड है, और अंडरस्टूड। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना देंगे। ये रहा इम्प्योर मेटल को, हमने क्या बना दिया, एक एनोड बना दिया, मतलब जिसको हम साफ करके लेकर आए हैं, हमने क्या देखा, मेटल का एक्सपेक्ट किया। अब जो भी है, मान लो सोडियम ही है या फिर कॉपर ही है, मान लो इसका एकदम साफ सुथरा एकदम प्योर मेटल कहते हैं, उसको हम क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे। उसके बाद इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर रखेंगे, एक सॉल्यूशन मेथड का हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, करंट को हम ऑन करेंगे, जैसे हम करंट को ऑन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metal from the electrolyte is deposited the cathode, the impurity gauge solution where the setting बना है नहीं एनोड। अब क्या होगा इसमें कि इसके अंदर आपके इम्प्योरिटीज भी हैं और क्या है, साथ ही साथ आपके वो मेटल भी है। तो मेटल यहाँ से निकलेगा, इम्प्योरिटीज यहाँ छपा जाएगी, मेटल निकल के इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा वो, ये ऑब्वियसली बात है, प्लस कर दे माइनस के पास जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग की बात होगी। और जो इकट्ठा हुआ है गंदा, वो जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड कैसे। This is your whole um, uh, occurrence of metals। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन हम करेंगे कोरोजन, विच इज वेरी वेरी लास्ट टॉपिक। मैं अभी नहीं करा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।